हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लाइट, जिसे कि हम प्रकाश भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वही होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हो, जो कि आपको मैं बहुत ही कम टाइम में करवा दूंगा, आपके सभी के सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो तैयार हो जाएंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, रैपिड फायर रिवीजन सीरीज़ वाली ये वीडियो है, जिसमें कि आपको बताना चाहता हूँ 25,000 एमसीक्यू की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका पार्ट नंबर 7 वीडियो है। इससे पहले के भी 6 पार्ट हैं, वो आप ज़रूर देख लेना बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। मतलब पूछा जा रहा है कि जो लाइट है वो किस प्रकार की वेव है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तरंग है, या बोल सकते हो ट्रांसवर्स वेव है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो आप बोलोगे अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। अनुप्रस्थ तरंग एक प्रकार की तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के संरचना यानी कि आगे बढ़ने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये जो वेव है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की से ट्रैवल करता है। ठीक है, साइन वेव जैसा होता है ना, वैसा ट्रैवल करता है। और इसमें क्या होता है, एक क्रस्ट होता है, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये क्रस्ट होता है, और ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है ये ट्रफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो वेव मतलब चलती है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो पानी की सतह पर जो बनने वाली लहरें होती हैं, आपने देखा होगा ना, इस प्रकार की जो लहरें होती हैं वो किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। गिटार या सितार जैसे वाद्य यंत्र के तार में जो उत्पन्न कंपन होती है ना, या उत्पन्न होने वाली जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश तरंगें जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, जिन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भूकंप की जो एस तरंगें होती है ना, वो भी उदाहरण है किसका, अनुप्रस्थ तरंग का। आई होप आपको सभी फैक्ट्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश डैश नामक छोटे कणों से बना होता है। तो देखिए, जो लाइट है वो किन छोटे कणों से बना होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश के 7 घटक रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो भी वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट का जो 7 रंगों में टूटना होता है यानी विभाजित होना होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं साइंस में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या बोल सकते हो प्रकाश का विक्षेपण। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं तो वाइट लाइट जब भी प्रिज्म से निकलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 7 रंगों में टूट जाएगा। 7 रंग कौन से होते हैं, 7 रंग होते हैं विवग्योर। ठीक है, कौन से, विवग्योर। अब आप ये बोलोगे विवग्योर क्या है, तो देखिए विवग्योर होता है वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से यानी किसी मीडियम से निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो कुछ भाग होता है ना वो अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य है वो क्या है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्लोरोफिल को सक्रिय करना। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण बेसिकली पौधों में होता है, पेड़ पौधों में होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो धूप की यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या होता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य क्या होता है, क्लोरोफिल को सक्रिय करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम उड़ने वाला रंग कौन सा है। देखिए मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि जो प्रिज्म होता है, जब वाइट लाइट इसमें से पास करवाते हैं तो जो लाइट है वो 7 कलर्स में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो 7 कलर्स होते हैं मैंने आपको बताया था क्या होता है, विवग्योर होता है। ठीक है, विवग्योर, और ये सभी के सभी कलर्स के नेम होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो रेड वाला कलर है, यानी ये जो लाल वाला कलर है, पूछ रहा है कि बताओ तो सबसे कम उड़ने वाला रंग कौन सा है। तो सबसे कम उड़ने वाला रंग है इसमें लाल होता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग होता है, मैंने आपको बता दिया लाल होता है। अब ये बताओ कि लाल क्यों होता है। देखिए लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल की जो वेवलेंथ होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, सबसे कम उड़ने वाला रंग होता है कौन सा, लाल। और सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, वो वायलेट होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझेंगे। देखिए जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम मुड़ने वाला रंग होता है। इसका कारण यह है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है, यानी कि वेवलेंथ है, सबसे अधिक होती है और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। क्योंकि ये जो वेवलेंथ होता है ना और फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है वह माध्यम में उतनी ही तेजी से गति करता है और उसका अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन उतना ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम परिवर्तित होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये बोला गया जब श्वेत प्रकाश यानी कि जो वाइट लाइट होता है प्रिज्म से जब हम पास करवाते हैं तो अधिकतम परिवर्तित कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी, यानी कि वायलेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। डिटेल में समझेंगे। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी रंग का प्रकाश अधिकतम परिवर्तित या सबसे अधिक विचलित होता है। आपसे एग्जाम में वर्ड ये विचलित वाला भी पूछा जा सकता है, सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है, तो आप बोलोगे वायलेट यानी कि बैंगनी। इसका कारण यह है कि तरंग दैर्घ्य, बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे कम होता है। और अगर हम बात करें अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है उस रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। आई होप आपको सभी फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पूछा जा रहा है कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसने प्रतिपादित किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियन ह्यूजेंस। या आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में 40 से 50 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है, नेचर ऑफ लाइट का नेचर होता है, ये किसे कन्फर्म करता है, किसकी पुष्टि करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवन, यानी कि पोलराइजेशन। प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है ये पुष्टि करता है ध्रुवन की, यानी कि पोलराइजेशन की। ये भी साइंस का एक फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, जो वाइट लाइट होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसके सामने पोलराइजर लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट जो है इस प्रकार से, एक वेव इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब पोलराइजर से निकाला गया तो जो ये ब्लू कलर का जो आपको वेव दिख रहा है ना, ये बिल्कुल गायब हो गया, सिर्फ एक ही कलर की जो लाइट है वो पास हुई है। तो इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है पुष्टि करता है किसकी, ध्रुवन की, यानी कि पोलराइजेशन की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन की घटना की खोज किसने की। पूछा जा रहा है कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना है प्रकाश का, उसकी खोज किसने करी थी। इसकी खोज करी थी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रिमाल्डी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाशिक तंतु जिसे कि हम ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं इसको। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। एक तो मैंने आपको यही बता दिया ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे, एक अद्भुत प्रकाशीय घटना है जो तब होती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम जैसे कि पानी या कांच हो गया से विरल माध्यम में प्रवेश करने का प्रयास करती है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो मीडियम्स होते हैं। ठीक है, अब मीडियम है तो एक मीडियम कौन सा होगा, एक मीडियम होगा सघन, ठीक है,
मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, जिसे कि हम डेंसर भी बोलते हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम भी बोलेंगे। दूसरा होता है विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम को हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम भी बोलेंगे। तो पहली कंडीशन तो यही है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसमें जो लाइट होगा वो हमेशा सघन से कहाँ पर, विरल में जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका तो पहला कंडीशन ये हो गया। अब इसकी ना डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, जो कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरे का चमकना पूछा जाएगा आपसे, तो आप फटाफट से जवाब दोगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना। पूछा जाए रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है जिसे कि हम मिराज भी बोलते हैं, ये किसका उदाहरण है, तो ये भी उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूछा जाए प्रकाशिक तंतु, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था अभी, ऑप्टिकल फाइबर, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होते हैं। तो देखिए ध्वनि यानी कि साउंड और लाइट वेव जो होता है इसमें क्या कॉमन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दोनों परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, मतलब दोनों जो हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों की टिमटिमाहट किस कारण से होती है। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की यहाँ पे बात की जा रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। तारों की जो टिमटिमाहट होती है किस कारण से होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन, या आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। इस कारण से जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप बनाने में प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है, बेसिकली इसको सबमरीन में हम यूज़ करते हैं, तो पानी के अंदर से ऊपर देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो पेरिस्कोप है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश का किस गुण का यानी कि किस फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। तो आप बोलोगे इसमें जो यूज़ होता है ना उसे हम बोलते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे, यहाँ पे आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा होता है, तो मिरर क्या करता है सीधे इसको उसको ने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर लाइट ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे एक और मिरर लगा हुआ है, इसने लाइट को फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये इसी प्रिंसिपल का यूज़ होता है पेरिस्कोप में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जो प्रकाश की किरण होती है विरल माध्यम को हम रेयर मीडियम भी बोलते हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होगा। इसका उल्टा वाला जो होता है ना क्वेश्चन वही पूछा जाता है, दोनों आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब को हम नॉर्मल भी बोलते हैं साइंस की टर्म में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम, तो जब भी विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है, ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, डेंसर मीडियम में यानी कि सघन मीडियम में, तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर जुड़ जाती है। तो ये वाला जो एंगल है ना ज़्यादा है और ये वाला एंगल कम हुआ, मतलब क्या इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो नॉर्मल है यानी कि जो अभिलंब है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इसको हम नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं, इसकी ओर झुक जाती है। तो ये आप फोटो में भी देख के समझ गए है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसका उल्टा पूछ लें, ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ लें आपसे कि जब प्रकाश की किरण सघन से, यहाँ पे लिख देता हूँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा। तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर झुक जाती है। देखिए यहाँ पे सघन माध्यम था, यहाँ पे जो लाइट है इसको यहाँ से आप देखिए, ये सघन मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम से जा रही है कहाँ पे, रेयर मीडियम में यानी कि विरल माध्यम में। तो ये वाला जो एंगल है देखो कम है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये ज़्यादा है। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि ये अभिलंब से दूर झुक जाती है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क कर लो। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं तो उनका मुड़ना क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं तो उनका मुड़ना कहलाता है क्या।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन जितने भी ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया ना, यहाँ पे देखो अब एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? समझा देता हूँ क्या होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन अलग है और जो रिफ्लेक्शन होता है वो अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे कि अपवर्तन है ना, अपवर्तन एक अलग चीज़ है। अगर पूछा जाए आपसे परावर्तन क्या होता है तो वो अलग चीज़ है। फिलहाल हम अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदल लेती है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए अपवर्तन को समझने के लिए दो मुख्य नियम होते हैं जिन्हें स्नेल का नियम भी कहा जाता है, यानी कि स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो देखिए नियम ध्यान से समझिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो यही कहा गया है कि देखिए जो यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ना, इसे हम इंसिडेंट लाइन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको, और ये जो लाइन इधर को गई इसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो सेंटर में जो लाइन होती है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको कि आपतित किरण क्या होता है, यहाँ पे देता हूँ इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट रे होता है। और यहाँ पे जो अपवर्तित किरण लिखा हुआ है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल को हम बोलेंगे क्या? अभिलंब। ठीक है, ये सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा है किसी दिए गए रंग के प्रकाश और दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज़या, जिसे कि हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और अपवर्तन कोण की ज़या, जिसे कि हम साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे गणितीय रूप में इस तरह लिखा जा सकता है। तो किस तरह से लिखेंगे हम? उसका फॉर्मूला होता है N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि स्नेल्स लॉ का होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम तक जाती है तो क्या होता है? तो ये मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि दो कंडीशन होती हैं, तो मैंने आपको दोनों वैसे समझा दिया था वहाँ पे। अब आप इसका आंसर बहुत ईजिली भी दे सकते हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? गति इसकी बढ़ जाएगी और लंब से दूर झुकती है। यह आपने ध्यान रखना है, गति बढ़ जाएगी और लंब से दूर झुकती है। क्योंकि देखिए ना, वो क्या था, वो सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में आ गया, मतलब कि डेंसर से रेयरर मीडियम में आ गया, तो गति तो अपने आप ही बढ़ जाएगी और लंब से दूर झुकती है। ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है फिगर से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्नलिखित किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति जो अधिकतम होती है वो किस माध्यम में यानी कि मीडियम में होती है? तो आपका आंसर होगा निर्वात, जिसे कि हम वैक्यूम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि कुछ ही हफ्तों में जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी का MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, और वो मैं आपको ना अपनी जो 25,000 GK GS की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इसी में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो सभी पार्ट्स इसके आप देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पूछा जा रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रकाश के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रकाश के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा समान रहता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? इससे हमें क्या पता लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में क्या होता है? तो देखिए ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में जो होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। दोनों परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए चंद्रमा का प्रकाश यानी कि जो मून का लाइट है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.28 सेकेंड, या बोलो 1.3 सेकेंड, इतना टाइम लगता है। चंद्रमा का जो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो बेसिकली सन का जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ना, वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसको पहुंचने में टाइम कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? देखिए जो सूर्य का लाइट है, सनलाइट है, वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इसको टाइम लग जाता है 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। कहीं पे आपको 8 मिनट 15 सेकंड मिल जाएगा, कहीं पे आपको 8 मिनट भी लिखा हुआ मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ये, और एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर इक्लिप्स की बात हो रही है कि सूर्य ग्रहण बोलो या सोलर इक्लिप्स बोलो, ये कब होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इस घटना को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। फोटो से आप समझिए, देखिए ये है सन यानी कि सूर्य, और ये क्या है? पृथ्वी है। मैंने आपको यही बताया कि सन और अर्थ यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा यानी कि मून आ जाता है, इसे हम सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्र ग्रहण कब होता है यानी कि लूनर इक्लिप्स कब होता है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है इसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, यानी कि लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। फोटो से आप समझिए, देखिए यहाँ पे पृथ्वी आ गया, जैसे कि हम अर्थ बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, यह परिघटना किस कारण होती है? तो देखो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई भी आपके सामने ग्लास होता है या फिर कोई भी शीशे का कोई भी बकेट होता है या बाल्टी ही होती है, उसमें आप कोई भी चीज़ डालोगे ना, जैसे सिक्का ही डाल दो, वो थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखाई देता है। तो पूछा जा रहा है कि इसके पीछे साइंस का कौन सा फिनोमिना होता है? तो इसका जो कारण होता है ना फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, वो होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकाशीय घनत्व की सामग्री के बीच से गुजरने पर प्रकाश तरंग का झुकाव क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो भी आप देखते हो ना, मैंने आपको ऊपर ही समझाया था कि जो लाइट है आप देख रहे हो बेंड कर रहा है एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाने में, तो पूछा जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में जो डूबी हुई पेंसिल होती है यानी छड़ी होती है, हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप कभी भी पेंसिल डालोगे किसी बाल्टी में, वो आपको सीधी दिखाई नहीं देगी, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पूछा जा रहा है इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये पानी क्या है? डेंसर मीडियम है। तो इसी कारण से मीडियम चेंज होने के कारण क्या होता है, छड़ी भी हमें यानी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश डैश यात्रा करता है। पूछा जा रहा है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये कब पॉसिबल है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कांच से जल में। मतलब कि जब भी प्रकाश कांच से जल में जाता है तो ये प्रकाश का यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखिए कांच मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जल लिखा। अभी तक मैं आपको सिर्फ ये बताता था कि लाइट हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए, यही मैंने आपको बताया था, यानी कि डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो कांच है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए और जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो देखिए कांच जो होता है, तो देखिए ये जो कांच होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 होता है, और जो जल होता है इसका होता है 1.33। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि ये जो
ये जो कांच है ये सघन माध्यम है यानी कि डेंसर मीडियम है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमा के पूछा हुआ था, एग्जाम्पल देकर पूछा हुआ था। तो आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो गई। 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच का होता है और जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। तो ये ज़्यादा है, मतलब कि ये सघन हो गया यानी कि डेंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो बाकी के एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें वो क्यों नहीं है। वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जल का मैंने आपको बता दिया 1.33 होता है। तो हमेशा लाइट क्या होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, सघन से विरल में जाना चाहिए। तो 1 तो सघन हुआ ही नहीं, विरल हो गया ना ये। सेम यहाँ पे कंडीशन वही हुआ, वायु का 1 होता है, कांच का होता है कितना 1.5, तो ये केस भी कैंसिल। अब जल से कांच, तो देखिए जल का मैंने आपको बता दिया 1.33 होता है, ठीक है, और कांच का कितना होता है, कांच का मैंने 1.5 बताया, तो ये भी कैंसिल है ना। बस आपको फ्रेंड्स कंसेप्ट पता होना चाहिए और मेरी कोशिश यही है कि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको मैं पूरा साइंस पढ़ा दूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या जरूरी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। अब आपको मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजिली पता लग रहे होंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या जरूरी है, हमें पता है क्या जरूरी है, लेकिन अब ऑप्शन में देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है हमसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दूसरा कि तरंग को सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जाना चाहिए। ये 2 मेन कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष जिसे कि हम रेनबो भी बोलते हैं किसके परिणाम स्वरूप बनता है। तो देखिए जो इंद्रधनुष है ये किसके परिणाम स्वरूप बनता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा विक्षेपण, ये तीनों के तीनों कंडीशंस के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, कोई भी जो लाइट है उसका कलर क्या होगा वो किस कारण से डिसाइड होता है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के कारण, ठीक है। वेवलेंथ डिसाइड करेगा कि कौन सा जो लाइट है उसका रंग क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, इस प्रकार से ट्रैवल करता है, ठीक है। ये होता है क्रस्ट, ये होता है ट्रफ। अभी जो दोनों की जो टॉप है ना दोनों क्रस्ट के बीच में, ठीक है, ये है ना डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं यानी कि तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो प्रकाश का रंग निर्धारित करता है इसके तरंग दैर्ध्य से यानी कि वेवलेंथ से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है मिराज, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। मिराज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा किसके कारण होने वाली एक परिघटना है, ठीक है, मरीचिका भी बोलते हैं इसको। तो देखिए ये जो है इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चिकित्सक द्वारा एंडोस्कोप का उपयोग शरीर के अंगों के आंतरिक भाग को देखने के लिए किया जाता है, यह किसके सिद्धांत पर आधारित है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, कोई भी जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर शरीर के जो अंदर बॉडी पार्ट, शरीर के अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको कैसे दिखेगा, वो उसको देखने के लिए ना वो डिवाइस यूज़ करता है, उसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि जो एंडोस्कोप डॉक्टर यूज़ करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है स्नेल का नियम प्रकाश के किस घटना से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको इनडायरेक्टली करवा चुका हूँ ऊपर। स्नेल का नियम प्रकाश के किस घटना से संबंधित है। मैंने आपको 2 नियम बताए थे ना, और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो वो क्या था, वो था अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो 2 नियम बताए थे उसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला होता है स्नेल का नियम का n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। ये मैंने आपको ऊपर करवाया भी था, ठीक है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि जो θ1 है ये वाला एंगल है, θ2 ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये जो n1 है ये मीडियम है और ये n2 है ये भी मीडियम है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा सिंपल से समझना चाहो ना तो आपको आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए आपको फ्रेंड्स बस ये जो फॉर्मूला है ना बस ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो अगर स्नेल्स लॉ के ऊपर कोई भी नियम, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे कोई भी एस्ट्रोनॉट है या फिर अंतरिक्ष यात्री मतलब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको जो बाहर का अंतरिक्ष होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है किस कारण, क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है यानी कि ब्लैक दिखाई देता है। किस कारण से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ब्लैक दिखाई देता है यानी कि काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है
प्रकाशिकी में घटना जो सूर्य की इस उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान से समझना है, सूर्योदय जब भी होता है और सूर्यास्त होता है, जब भी आप देखते हो ना कि जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है ना, रेडिश दिखाई देता है। तो किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होता है ना, वो रेलेक का कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है, रेलेक का। ठीक है, इसकी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान रखना है क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है, जिस कारण से सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में यह किस रंग का दिखाई देगा? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का मोस्ट रिपीटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला दिखाई देगा। एक पुष्प जो है सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीला। हरे और लाल रंग यानी कि ये आप देख रहे हो, ये हरा है और ये लाल रंग है, इन दोनों को जब आप मिलाते हो, ठीक है, आप ये देख रहे हो कौन सा कलर निकल रहा है? पीला कलर निकल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। पूछा जाए लाल और ब्लू को मिलाने पे क्या निकलता है? मैजेंटा निकलता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाने पे मिलता है साइन कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है? बोला जा रहा है कि जो ड्राई सैंड होता है ना, ये हमें चमकता हुआ नज़र आता है, बल्कि जो मतलब ये जो सूखा बालू होता है वो हमें क्या होता है? चमकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, यानी कि शाइनी नज़र आता है, लेकिन जो गीला होता है वो हमें डल नज़र आता है। क्या, किस कारण से? तो देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसका कारण है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं? साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले जो रंग होते हैं वो किस कारण से होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस। ये आपको ध्यान रखना है। साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग होते हैं देखे जाने वाले रंग व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। आई होप कोई चीज़ भी क्लियर हो गई। ये भी साइंस का ही फिनोमिना है, इसमें से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? आप देखते हो फ्रेंड, जो कार हम ड्राइव करते हैं या मोटरसाइकिल हम ड्राइव करते हैं उसमें जो शीशा लगा होता है, ठीक है, ये जो शीशा है, पूछा जा रहा है बताओ कि ये किस प्रकार का शीशा होता है? ये कोई नॉर्मल प्लेन मिरर नहीं होता, किस प्रकार का मिरर होता है ये? तो आंसर हो जाता है उत्तल दर्पण कहेंगे इसको, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो इसमें कितनी छवियां बनेंगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत यानी कि इनफाइनाइट। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण में, दो प्लेन मिरर की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि इनके बीच में रखा जाता है तो कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी छवियां बनेंगी? अनलिमिटेड। अनंत बोल लो या इनफाइनाइट बोल लो। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यानी कि जो लेंस होता है, लेंस की जो पावर होती है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस के बात करेंगे। क्या होता है ये? देखिए, उस लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने
जिसे कि हम अभिसरण या अपसरण बोलेंगे की क्षमता को दर्शाती है। यह किसी लेंस की फोकस दूरी के व्यतुक्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। देखिए इसमें जो P है ये पावर ऑफ लेंस होता है, लेंस की क्षमता होता है, F क्या होता है, फोकस होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के व्यतुक्रम यानी कि रेसिप्रोकल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, P इज इक्वल टू 1/f। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उसे हम कहते हैं ओपेक यानी कि अपारदर्शी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लकड़ी हो गई, ठीक है, या प्लास्टिक हो गया। इसमें से आप देखते हो कि जो कोई भी लाइट अगर आप पास करते हो, टॉर्च से जलाते हो या मोबाइल का फ्लैश करते हो, यहाँ से लाइट बाहर नहीं आ पाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे या अपारदर्शी बोलेंगे। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है। तीन चीज़ें होती हैं, तीनों आपको बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन क्या पता नहीं भी डाला हो इसमें तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेंगे। दूसरा होता है पारदर्शी, जिसे कि हम ट्रांसपेरेंट भी बोलेंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट चीज़ें क्या होती हैं, एग्जाम्पल समझाता हूँ। शीशा जो होता है ना, जो आप शीशा ग्लास होता है, ठीक है, वहाँ से आप जो कोई भी लाइट आप पास करते हो तो पास हो जाता है। आप देखते हो ना कभी भी शोरूम में उन्होंने जो भी चीज़ें रखी होती हैं शोकेस में, ऊपर शीशा रखा होता, शीशा लगाया होता है, तो वहाँ से आप देखते हो कि चीज़ें दिख रही है आर पार, है ना, तो उसी को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट, जिसमें से लाइट है ना पूरी 100% पास नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ पास होती है। एग्जाम्पल के लिए जो बटर पेपर होता है, ठीक है, बटर पेपर से आप लाइट पास करोगे थोड़ा थोड़ा लाइट पास होता है, ठीक है, या फिर आप पेपर देख लो, कोई भी जो कागज़ होता है उसमें से लाइट थोड़ा थोड़ा पास होता है ना, तो उसी को हम पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और अपारदर्शी मैंने आपको बता दिया, जिसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 3D फिल्म देखने के लिए जो चश्मा यूज़ होता है उसमें लेंस होता है कौन सा, पोलराइड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? जो डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का मिरर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से आंशिक रूप से गुजरने की अनुमति देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऊपरी मैंने आपको बताया था ना, आंशिक मतलब कि जो कम कम लाइट को पास करता है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, अब देखो आप कितनी इजीली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कितनी इजीली आप आंसर कर पाओगे। तो मैंने आपको ये वाला कंडीशन नहीं बताया था, ये वाला जिसे हम पारभासी बोलते हैं, ये वाला एग्जाम्पल दिया था बटर पेपर का, और ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो आप इसका आंसर आप लगा दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। क्लियर हो गया? फोटो भी लगा दीजिए, देखो तीनों की। ओपेक में कोई लाइट पास नहीं होता, इस प्रकार का होता है, कोई लाइट पास नहीं हो रहा। ट्रांसलूसेंट ये वाली कंडीशन जो कि हमारा क्वेश्चन था अभी पारभासी वाला, कि कुछ कुछ लाइटें पास हो रही हैं, है ना। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो मैंने आपको शीशे का एग्जांपल दिया था, सारी लाइटें पास हो रही हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। करंट अफेयर्स की क्लास भी मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट भी कर दी है। डेली करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है ना, करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके आप पढ़ सकते हो। सुबह फिक्स टाइम पे क्लास आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले यूट्यूब पे मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ करंट अफेयर्स का आपके लिए 10 मिनट शो में रात को 12 बजे। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? पावर ऑफ सन ग्लासेस पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो देखिए धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? श्वेत प्रकाश में पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड। कितना होता है? 620 से 750 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम झुकता है यानी कि अधिकतम डेविएट होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिटेल में समझ लेते हैं।
इस क्वेश्चन को हम, श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों यानी कि विवग्योर में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वन विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन कहते हैं। इन 7 रंगों में से बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। इसका कारण यह है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। बैंगनी, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। कम तरंग दैर्घ्य के कारण बैंगनी रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश के कारण उतनी ही ज़्यादा झुकेगी, प्रकाश की किरण इतनी ही ज़्यादा झुकेगी। अगला क्वेश्चन है, रंग में श्वेत दिखने वाले बादल किस घटना के कारण होते हैं? तो देखिए, रंग में श्वेत दिखने वाले जो बादल होते हैं वो किस कारण से होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राइमरी कलर्स पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा हमेशा लाल रंग, नीला, या बोलो रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर्स। इन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये RGB प्राइमरी कलर्स। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? हर तारे आप देखते हो अलग अलग होता है, कोई लाल दिखता है, कोई ऑरेंज, कोई सफ़ेद, कोई नीला, कोई पीला। किस कारण से होता है ये? तो ये होता है उसके टेम्परेचर के कारण, उसके तापमान के कारण। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, परिदर्शी एक यंत्र है जो किस दर्पण का प्रयोग करता है? पूछा जा रहा है कि जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप ये बताया था ना मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन भी हम बोलते हैं। ये प्रिंसिपल इसमें फॉलो होता है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो दर्पण हम यूज़ करते हैं ना, कौन सा दर्पण होता है? ठीक है, तो ये दर्पण होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, डैश तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपवर्तित होता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य डैश है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को सक्रिय करना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मैं 2 से 3 क्वेश्चन ना 100 क्वेश्चन में रिपीट हो गए हैं। ठीक है, उतने क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में एक्स्ट्रा करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये मैंने आपको बताया था ना, 2 नियम होते हैं, जिसे कि स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। नहीं, स्नेल्स लॉ नहीं, वो अलग था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी 2 नियम होते हैं, जैसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जा रहा है। कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? तो वो भी 2 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, कोई भी जो लाइट होती है ना, एक मीडियम से लाइट आ रही है यहाँ पे, जिसे हम इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, और किसी भी प्लेन सरफेस पे या मिरर पे लगा लो, इंसिडेंट हुई, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, इसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये बोलता है कि, और सेंटर में हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला नियम तो ये बोलेगा। ठीक है, दूसरा नियम ये बोलेगा कि जो इंसिडेंट लाइट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों ना एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए। ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ये दूसरा नियम बोलता है। ठीक है, आई होप कोई चीज़ भी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो किस प्रकार का परावर्तन होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नियमित यानी कि रेगुलर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का गुण क्या है? अभिसारी लेंस या बोलो उत्तल लेंस का जो गुण है वो है एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। ठीक है, अभिसारी लेंस बोल लो या उत्तल बोल लो, या आप इंग्लिश में बोलोगे उत्तल को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं। अभिसारी को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस बोलो, उत्तल लेंस बोलो, कन्वेक्स लेंस बोलो, इसका काम क्या होता है? एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। तो ये देखिए, जैसे आपके सामने ये है, क्या है? कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये लाइट को क्या कर रहा है? लाइट ऐसे आया, इसने एक जगह इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो यही मैंने आपको अपने आंसर में बताया।
अगला क्वेश्चन है किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए अपसारी लेंस किसे कहते हैं, ऊपर मैंने आपको बोला था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी, तो यानी कि अवतल लेंस। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस को अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपसारी लेंस या बोल लो अवतल लेंस का गुण क्या है। अपसारी लेंस और अवतल लेंस का गुण क्या है पूछा जा रहा है। तो देखिए इनका जो गुण है वो ये है प्रकाश किरणों को फैलाना। कि मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि जो अपसारी लेंस होता है, ये देखो ना यहाँ पे अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस भी बोलते हैं, है ना। तो पूछा जा रहा है इसका गुण क्या है, इसका गुण होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। अगला क्वेश्चन है किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति कार्य करेगा। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का वो अपसारी लेंस के भांति कार्य करेगा, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा के बुलबुले के चमकने की अवधारणा क्या है। पानी में हवा के बुलबुले के चमकने की जो अवधारणा है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। पूछा जा रहा है कि जो कौन सा लेंस है जिसका जो पावर है वो नेगेटिव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल यानी कि कनकेव। अगला क्वेश्चन है लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंस को जल में डुबाने पर जो उसकी क्षमता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाएगा। लेंस को जल में डुबाने पर जो उसकी क्षमता होती है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है पोलराइड कांच का उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है क्योंकि। तो देखिए पोलराइड कांच का जो उपयोग है धूप के चश्मे में किया जाता है क्यों। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यह ध्रुवन के कारण प्रकाश की तीव्रता को आधा कर देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन श्वेत प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश में कुल मिला के 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए सबसे कम विचलित कौन सा होता है, लाल रंग। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो दिए गए रंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य मैंने आपको बताया था बार बार कि लाल की होती है। सबसे कम पूछा जा रहा है तो सबसे कम किसकी होती है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नीले की। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर नीला ऑप्शन में नहीं होगा तो वायलेट होगा, बैंगनी कलर होगा। ठीक है, सबसे कम देखो सबसे कम होती है बैंगनी की, फिर ब्लू का नंबर आता है, फिर साइन का नंबर आता है। यहाँ पे वायलेट नहीं था ना, यानी बैंगनी नहीं था, इसलिए ब्लू आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काला यानी कि ब्लैक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जब लाल, नीले और हरे रंग के प्रकाश समान अनुपात में मिलते हैं तो प्रकाश का कौन सा रंग बनता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सफ़ेद। जब लाल, ये देखो ये लाल है, नीला और हरा रंग के प्रकाश समान अनुपात में मिलते हैं तो प्रकाश कौन से रंग का बनता है, ये आप देख रहे हो ना, सफ़ेद बनता है। अगला क्वेश्चन रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय सबसे सुविधाजनक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल और हरा। अगला क्वेश्चन रंग अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरा दिखाई देगा। रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाला जो व्यक्ति होता है उसे लाल रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन मानव आंख एक कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाती है जिसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है हमेशा ऑप्शन सी रेटिना। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन आई होता है यानी मानव आंख पे जो प्रतिबिंब होता है कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है एक छवि का प्रभाव मानव नेत्र के नेत्र पटल पर लगभग कब तक बना रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन नेत्र का रेटिना एक पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित भागों में से किसके समतुल्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मनुष्य की समान स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। ये आप देखिए 25 सेंटीमीटर दूरी होगी तो बिल्कुल जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? नियर साइटेडनेस भी दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे और इसका जो साइंस में जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है फ्रेंड? देखिए ये आंखों की एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो इंसान है ना वो पास की चीज़ तो देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ नहीं देख पाता। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अवतल लेंस और अपसारी लेंस। अवतल लेंस बोल लो जिसे कि कनकेव लेंस भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम क्या होता है अवतल लेंस का? अपसारी लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि नियर साइटेडनेस वाला आदमी क्या देख सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसपास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ऊपर मैंने आपको बता भी दिया। और इसी बीमारी को हम मायोपिया भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, दूरदृष्टि दोष जिसे कि हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूरदृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है। देखिए इस बीमारी में इंसान को क्या होता है कि दूर की चीज़ें आराम से दिख जाती है लेकिन पास का नहीं दिखता, मतलब ये उसका उल्टा हो गया है ना। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है? इसको ठीक किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा यानी कि कन्वेक्स लेंस के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। तो देखिए फ़ोटो से आप समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी इंसान है उसकी जो नॉर्मल इमेज है उस प्रकार से बनती है रेटिना के ऊपर। अगर उसे हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो उसमें क्या होगा कि जो इमेज है ना रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा इस तरीके से। तो इसकी जो आंखें ये बीमारी में आ गई, मतलब हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस यूज़ करने से क्या होता है, इमेज देखिए आप रेटिना पे बन गया। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया। ये आपको ध्यान रखना है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? ऊपर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पढ़ा दिया ना। अब देखो इसमें से क्वेश्चन बन गया है इस वाली फ़ोटो में से। तो कहाँ पे बनेगा फ़ोटो, कहाँ पे बनेगा इमेज उसका बनेगा रेटिना के पीछे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फ़ोटो में मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे रेटिना तो यहाँ पर है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो आंसर क्या हो गया? बिहाइंड द रेटिना यानी कि रेटिना के पीछे। वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। अगला क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया। ये भी आंखों की बीमारी है जिसे कि जरा दूरदृष्टि के नाम से जाना जाता है, को निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कॉर्निया कहा जाता है। देखिए जो प्रकाश है एक पतली झिल्ली के माध्यम से आंख में एंटर करता है, या बोल सकते हो जो प्रकाश की मात्रा है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्की माध्यम के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना में प्रकाश का विक्षेपण शामिल है? तो देखिए प्रकाश का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रधनुष का निर्माण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है व्यवहार करता है। ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, अवतल लेंस और अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंबित दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? प्रतिबिंबित दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? इसाक न्यूटन ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही थी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की खोज किसने करी, मतलब आविष्कार किसने करा? आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, एक चिकनी और चमकदार सतह जैसे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नियमित परावर्तन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन।
जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं तो उनका मुड़ना क्या कहलाता है? उनका मुड़ना कहलाता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? एक समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई है यानी कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनंत बोल लो या इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, डैश और आपतित किरण के बीच निर्मित कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपतन कोण कौन सा होता है। ये होता है आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल। तो किससे किसके बीच में बनता है? ये बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इंसिडेंट रे को हम आपतन किरण बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसे हम नॉर्मल बोलते हैं यानी कि अभिलंब बोलते हैं। तो यही पूछा जा रहा था, इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की शक्ति किसके बराबर होती है? समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर जो होता है, इसकी जो पावर होती है वो 0 होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्व वैतुकर्मण यानी कि लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पार्श्व वैतुकर्मण, ठीक है, या लेटरल इन्वर्जन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? मिरर फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1 + u प्लस 1 + v। तो इसमें आप ये जो f है ना, ये फोकल लेंथ होता है। ठीक है, u क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी होता है इमेज डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो आसमान नीला दिखाई देता है किसके कारण? आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए है। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना, जो आपको मैं लाइट चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, आपको एक और वीडियो मिलेगी इसकी लाइट चैप्टर की, जिसमें कि मैं आपको 100 क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, तो वो भी 25,000 जीएस की सीरीज़ वाली जो वीडियो चल रही है ना यहाँ पे एमसीक्यू वाली, इसी में कवर अप करवा दूंगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए, एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना, कम टाइम में वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, किस घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम में निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है? 4 ऑप्शन है। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है, और मेरे डी क्लास जो भी करंट अफेयर्स की आती है ना, करंट अफेयर्स बाय रवि पे, वो ज़रूर लिया करो आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको जीएस या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी एमसीक्यू वाली किताब चाहिए, ठीक है, जीके जीएस की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है, जीएस की पीडीएफ होती है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 जीके जीएस का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या जीएस का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।